तो मैं आपको बता रहा था कि एक होता है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मीन्स कि इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम तो होता ही है सब में। दूसरा था जिसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मतलब कम हो जाती है पहले से आफ्टर कोलिजन। ओके। थर्ड वन, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि ऑलमोस्ट 100% काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो, लॉस हो जाता है इसमें। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट टक्कर के पहले अलग होते, फिर चिपक के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पे था, एक दूसरा टक्कर दी और फिर आगे चले गए, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड थर्ड वन, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी इनइलास्टिक कोलिजन। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं तो बेटा पढ़ लो। लिखो नंबर 1, पहले लिखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें लिखिए अ कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, अ कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड is said to be perfectly elastic, is said to be perfectly elastic. नंबर 2 लिखिए inelastic collision, inelastic collision। इसमें लिखिए a collision in which kinetic energy is not conserved, kinetic energy is not conserved, is said to be inelastic, is said to be inelastic। ठीक। थर्ड वन परफेक्टली inelastic collision, perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। A perfectly inelastic collision, a perfectly inelastic collision a perfectly inelastic collision collision is one in which the two colliding bodies, okay, a perfectly inelastic collision, a perfectly inelastic collision is one in which the two colliding bodies stick together after collision। ठीक, आफ्टर कोलिजन। ध्यान रहे बच्चों, इसमें एक नियम होता है, उसको समझ लीजिएगा। नियम ये है कि ना तो हमारे पास देखा जाए तो परफेक्टली इलास्टिक कुछ होता है और ना ही कोई परफेक्टली इलास्टिक होता है। जो कुछ भी होता है वो बीच में रहता है, जो कुछ इलास्टिक है कुछ इलास्टिक है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो लिखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
ठीक बच्चों, एक्चुअली में देखा जाए तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, दिस इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी। ठीक, इससे ये मालूम पड़ता है कि कौन सी बॉडी कितनी इलास्टिक है और कितनी इनइलास्टिक है। ओके, ये है। तो लिखिएगा इसी बात को, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कोलिजन। ठीक, कोलिजन। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस डेफिनेशन से आपका काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? निशांत, इससे काम चलेगा? नो सर। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें अभी कहीं वो नहीं आ पाया मेजरमेंट कैसे होगा। बस ये तो बता दिया है, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो लिखिएगा, और देखो, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the ratio of relative velocity of separation, relative velocity of separation to relative velocity of approach, relative velocity of separation to relative velocity of approach, and it is denoted by small e. It is denoted by small e, that is e is equal to, लिखना बेटा कैसे, relative velocity of separation to relative velocity of approach। क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना इस जगह पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि इसकी यूनिट क्या होगी? ऋतु, इसकी यूनिट क्या होगी? ऋतु दीदी कहाँ गई? रमेशा सर कोई भी नहीं होगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों ही सेम क्वांटिटी का रेशियो है। अब आगे लिखिएगा। हाँ, यहां से मैं आपको इतना बता दूं कि यदि E की वैल्यू या तो 1 होगी बच्चों, या तो 1 होगी, या 1 से कम होगी, या 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, जो भी आया नंबर 1। और नंबर दूसरा, यहाँ पर एक बात और ध्यान अपने को रखना है कि ये इसकी जो E की जो वैल्यू होती है उसी से मालूम पड़ता है कि वो जो हो रहा है कोलिजन वो कैसा है। तो लिखिएगा, इफ E इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? E इसको मतलब क्या हुआ कि जितना उनके बीच में सेपरेशन था उतना ही उनके बीच में अप्रोच थी, है ना? इफ E इज इक्वल टू 1, आगे बताओ, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। नंबर 2,
E is less than 1. E is less than 1. The collision is inelastic. The collision is inelastic. ठीक. Third, E is equal to 0. The collision is perfectly inelastic. ये perfectly elastic, ये inelastic और ये perfectly inelastic. ठीक. The collision is perfectly inelastic. एक और शर्त बनेगी इसमें, E more than 1. ये लगभग इम्पॉसिबल होती है, तो लिखिएगा द कॉलिजन इज सुपर इलास्टिक. द कॉलिजन इज सुपर इलास्टिक. ठीक है, द कॉलिजन इज सुपर इलास्टिक. ओके, अब यहां पर एक बात ध्यान दो कि ये जो होगा, ये जो इलास्टिक, ये जो कॉलिजन होते हैं बच्चों, ये 3 तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. अब हर में 2 होते हैं, 1 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, 1 डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, 2 डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन, 3 डायमेंशनल इलास्टिक और 3 डायमेंशनल इनइलास्टिक. बट इन our syllabus only we have one, that is 1 or 2 perfectly elastic, 1 dimensional और इलास्टिक और इनइलास्टिक. अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, ऊपर से क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा हुआ है. बच्चों इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों कि ये 2 बॉडी हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो और इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड कम है, तो क्या होगा कि धीमे धीमे ये क्या होगा, आपस में पास में आएंगी, है ना. मान लो इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 5 है, तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 5. मतलब ये दोनों बॉडी 5 की स्पीड से पास आ रही हैं, पास आ रही हैं, पास आ रही हैं, टक्कर हुई और इसके बाद फिर ये दूर हो जाएंगी. तो जब मैं ये कह रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इट इज द स्पीड आफ्टर कॉलिजन. ओके, और जब मैं ये कहता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 बॉडीज बिफोर कॉलिजन. ओके, अब इसी बात को हमारे एक अच्छा से एक डायग्राम, वो सॉरी डेरिवेशन है, उसे हम जल्दी से करते हैं क्योंकि लंबा है तो टाइम हमारा लग जाएगा. इसमें हेडिंग होगा आपका परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन. परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स इन 1 डायमेंशन. ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स इन 1 डायमेंशन. देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिएगा. आपने कहा कि ये 2 बॉडी है, ठीक, इसकी स्पीड u1, इसकी स्पीड u2, और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो u1 है वो u2 से बड़ी है. इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो टक्कर हो पाएगी, नहीं पाएगी. और ये बॉडी A, ये बॉडी B, इसका मास m1, मास m2. ये है बिफोर कॉलिजन. अब क्या हुआ? टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बॉडी तो A और B रहेंगी, मास भी m1 और m2 रहेगा, मगर स्पीड का नहीं पता कि उनकी स्पीड क्या होगी. यहाँ तो हमें पक्का पता है कि u1 की स्पीड u2 से ज्यादा होगी, बट हियर वी कांट से एनीथिंग. वी डोंट नो व्हाट विल बी द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द 2 बॉडीज आफ्टर कॉलिजन. जो भी होगी हम निकालेंगे, वही निकालना है. मान लो
इसकी स्पीड v1 है तो इसकी स्पीड v2 है। यहां लिख दो आफ्टर कॉलिजन। जल्दी से बनाइए इसको। बनते ही मुझे यस बोलते ना। यहां पर मुझे सिंपल सी 2-3 बातें लिखवानी है आपको। वो बातें ये है कि दो बॉडी हमारे पास ए और बी है जिनकी स्पीड u1 u2 है, मास m1 m2 है। आफ्टर कॉलिजन द स्पीड बिकम्स v1 and v2, ये लिखवाना है आपने। तो लिखिएगा लेट अस कंसीडर टू बॉडीज a and b having mass m1 and m2, having mass m1 and m2 which collide head on with each other, head on with each other with initial velocities u1 and u2, u1 and u2, u1 and u2, where u1 greater than u2. After the collision, the velocities of two bodies become v1 and v2. अब लिखिए सर बिकम के बाद क्या बेटा, फिर से बोलो। सर बिकम के बाद बिकम v1 and v2। पहले स्पीड u1 u2 थी, बाद में v1 v2 हो गई। अच्छा लिख सिंस the collision is perfectly elastic, since the collision is perfectly elastic, therefore its momentum as well as kinetic energy, its momentum as well as kinetic energy remains conserved, ठीक। दैट इज, बच्चों आप जानते हैं हमने कहा कि इनका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, पहले कितनी होगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। यहां से आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं u1 माइनस v1 और m2 को v2 माइनस u2, इक्वेशन फर्स्ट। लिखिएगा ये मोमेंटम हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व थी, मतलब जितनी पहले उतनी बाद में। पहले कितनी होगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर पहली बॉडी की, हाफ m2 u2 स्क्वायर दूसरी बॉडी की, फिर हाफ m1 v1 स्क्वायर पहली बॉडी की, आफ्टर दैट एंड हाफ m2 v2 स्क्वायर।
प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी में से हाथ आप काट सकते हैं। यहाँ भी वही काम करिएगा जो वहां ऊपर किया था कि आप यहाँ पर m1 को कॉमन लेंगे, तो m1 मतलब क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा, ठीक है। ओके, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 स्क्वायर सॉरी m2 माफ करना v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2, राइट। प्यारे बच्चों, m2 से m2, m1 से m1 कट जाएगा। आप ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b से एक बटा कट जाएगा, ये है ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर देखो u1 प्लस v1, तो यहां से क्या बचेगा v2 प्लस u2। ओके, इसको अगले टर्म में लिखिए u1 माइनस u2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। नेहा बेटा, ये क्या लिखा है? Sir, difference of the initial velocities before collision. वेरी गुड, इसको और अच्छे ढंग से बोलोगे तो क्या बोल सकते हो, इट इज नॉट ओनली डिफरेंस, एक्चुअली इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो पढ़ा था मैंने आपको, याद आ गया? Yes, sir. ये क्या है, हाँ, मतलब ये है कि ये इन दोनों के डिफरेंस से पास में आ रहे हैं, है ना, पास में आ रहे हैं। तो ये क्या है, v2 माइनस v1, ये इस स्पीड से दूर जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्यों, अब आप कहोगे सर ये कैसे पता है कि ये दूर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर v2 v1 से बड़ा है, यहाँ पर u1 बड़ा था तो यहाँ पर v2 बड़ा हो गया है, यानी कि जो पहले से टकराई थी एक की स्पीड पहले से ज्यादा थी और आफ्टर कोलिजन की स्पीड कम हो गई। तो यहाँ पर नीचे लिखो बेटा, यहाँ नीचे लिखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to relative velocity of separation। हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए, इससे आपको ये भी देखो, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि प्रूव दैट इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, प्रूव दैट कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये भी पूछ सकते हैं आप, ये भी एक क्वेश्चन फॉर्मेशन का तरीका हो जाता है। ओके, अब हमको ये तो हमने प्रूफ कर दिया, अब वास्तव में हमको क्या करना है, हमें v1 और v2 की निकालनी है वैल्यू कि वो टक्कर के बाद उनकी स्पीड वास्तव में क्या होगी। तो हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर
सर यहाँ पे डायग्राम में वो जो बाद का डायग्राम है फाइनल, उसमें एरो ए और बी के सेम डायरेक्शन में है। हाँ, दोनों भी एक तरफ जाएंगे, वो उसके पीछे पीछे जाएगा। ये नहीं होगा कि वो पीछे आफ्टर कोलिजन। हाँ, ये इसमें मतलब ना गलती में कि वो पीछे चला जाएगा लड़के को, वो पीछे नहीं जाएगा। अब वो क्यों नहीं जाएगा, अभी सब सामने आने वाला है। दोनों की स्पीड आगे की तरफ ही रहेगी, दोनों की स्पीड आगे की तरफ ही रहेगी, बस स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक, अब कैसे होंगे हम देखते हैं भैया। अब एक्चुअली में हमको V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मानना, इस वाले को, या ये ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या करो, ये V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 और प्लस V1 प्लस V1। ठीक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन नंबर 1, हम इसमें रखने वाले हैं 1 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 कितना है, ये लिखा हुआ है, U1 माइनस U2 प्लस V1 और माइनस U2। ठीक है, अब आप सबको ओपन कर दो, इनके मल्टीप्लाई कर दो, तो M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 U1, U2 हो जाएंगे 2U2, तो माइनस 2M2 U2 और फाइनली प्लस M2 V1। अब क्या करें आप, इसको ये इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाओगे तो M1 V1 प्लस M2 V1 ये आ गया। M2 U1 माइनस में होगा। देखो बेटा, ये M1 U1 ये आ गया, ओ सॉरी, ये माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2, इसको वहां ले गया। ठीक है ना, अब सही है बेटा। चलो अब यहां देखो बेटा, इसमें से U1 कॉमन आ जाएगा, तो M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2 इज इक्वल टू, इसमें से भी आप V1 को कॉमन ले सकते हो, तो M1 प्लस M2 V1। हम पूरे में इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको V1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि जो स्पीड है ना आफ्टर कोलिजन, वो केवल उनकी इनिशियल वेलोसिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि वो उनके मास पर भी डिपेंड करती है।
ठीक है, ये V1 की वैल्यू आ गई। इसी को देख करके आप लिख देना डायरेक्ट सिमिलरली V2 इज इक्वल टू। अब मैं आपको सिखा दूं कि कैसे लिखोगे उसको। इसमें अंतर आता है, यहां पर था प्लस तो यहां कर देना माइनस बीच में, ठीक है ना। अच्छा, यहां भी M1 प्लस M2 आएगा और यहां भी M1 प्लस M2 आएगा। अच्छा, इसमें इन दोनों को अपनी अपनी जगह से चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 और ये यहां आ जाएगा 2, लेकिन ये M2 होके नहीं आएगा, ये M1 प्लस 1 आएगा और बस U1 और यहाँ पर इसको U2। ऐसे आप एक इसको दूसरे को लिख सकते हो, V2 V1 V2। हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों, बहुत सारे स्पेशल केस बनेंगे, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोलिजन के बाद जो स्पीड होगी बॉडी की वो कैसे चेंज होगी, ठीक है ना, वो कैसे चेंज होने वाली है। यानी कि वो इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ उनके मास पर भी डिपेंड करती है। अब हेडिंग डाल दो स्पेशल केस, हम इसमें बहुत सारे केस डेवलप करेंगे। स्पेशल केस, नंबर 1 पहला पॉइंट, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि जो दो बॉडी टकरा रही है उन दोनों का मास सेम है, स्पीड अलग अलग है, मास सेम है, यानी कि ये M1 M2 नहीं बल्कि वो M है। तो लिखो फर्स्ट केस, when colliding bodies are of equal masses, that is M1 is equal to M2 is equal to M। प्यारे बच्चों, यदि ऐसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो बेटा V1 ये कितना हो गया 0, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2M, ये हो जाएगा 2M, तो 2M से 2M कट गए तो कितना आ गया U2। अब यहां आ जाइए, V2 इज इक्वल टू ये 2M, ये M और M 2M, तो ये 2 से M से 2M कट गया तो कितना आ गया अपने को U1, ये कितना हो गया 0। तो V1 कितना हो गया U2 और V2 कितना हो गया U1। मुझे बताओगे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कौन बताएगा? श्रावणी। सर वैल्यूज इंटरचेंज हो रही है। यह क्या बात है, वेरी नाइस, गुड, वेल डन। यहां पर क्या हो रहा है कि यदि दो बॉडी सेम मास की हैं तो मालूम क्या हो जाएगा कि उनकी जो स्पीड है इट विल बी एक्सचेंज, इंटरचेंज, वो एक दूसरे में बदल जाएंगी, वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगी, इंटरचेंज कर लेंगी। ओके, बस लिखिएगा, दैट इज the bodies exchange their velocities ठीक, हाँ,
हो गया। इसका बेटा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप में से आप लोग यदि कैरम खेलते हो तो एक काम करना, कैरम में अच्छा सा पाउडर लगाना बढ़िया, तो उसको स्मूथ करना, और उसमें दो गोटी लेना, दो नॉट स्ट्राइकर, ये दोनों लेकर के एक को रखना और दूसरी से इसको हिट करना। तो आप देखेंगे कि जब आप उसको हिट करोगे ना, तो जिससे आपने हिट किया है वो वहां पर जाकर रुक जाएगी, और जिसको जो हिट हुई है वो आगे बढ़ जाएगी। यानी कि क्या हुआ, उसकी स्पीड इसको मिल गई, इसकी स्पीड उसे मिल गई। ओके, ऐसा होता है। हालांकि वो परफेक्टली नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपके लिए एग्जाम्पल बन सकता है कि हाँ इसमें ऐसा हो जाता है। अब देखिए केस 2। अब हम इसमें ये मान रहे हैं कि जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है, मतलब जो है खड़ी है, पीछे से इसमें टक्कर पड़ने वाली है। लिखिए, व्हेन वन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज इज एट रेस्ट, व्हेन वन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज इज एट रेस्ट। अब इसमें मैंने कहा वन ऑफ द, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। अब सोचा कि पहली वाली रेस्ट में है, यदि पहली रेस्ट में है तो कभी टक्कर होगी ही नहीं। टक्कर कब होगी, जब पीछे वाली की स्पीड हो, आगे वाले की स्पीड नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम बात कर रहे हैं u2 0, दैट इज u2 इज इक्वल टू 0। ओके, और जैसे ही आपने कहा कि u2 0, तो ये लो, ये बन जाएगा तब फार्मूला क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, V1 और V2 ये देंगे। अब यहां ध्यान दो, अब यहां पर भी अब इसके कुछ सब केसेस होंगे, तो लिखिए सब केसेस फर्स्ट। सब केसेस फर्स्ट। नंबर 1, इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो v1 कितना हो जाएगा इससे 0, और v2 कितना हो जाएगा u1। मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो कैरम की गोटी थी जो रेस्ट में थी वो मोशन में रहेगी, जो मोशन में थी वो रेस्ट में, यानी कि यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है। ओके, v1 0 हो जाएगा। अब केस सेकंड, if m1 is much larger than m2, m1 मच लार्जर देन, यानी कि जो पीछे वाली बॉडी है वो बहुत हैवी है। आगे की वजह से मान लो कि पीछे वाली ट्रेन है, आगे वाला स्कूटर है, तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू, जब हम ये कहते हैं कि m2 m1 की तुलना में बहुत कम है तो हम m2 को करेंगे 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो क्या बचा, m1/m1 कट गया, क्या आ गया u1। ठीक है, ओके। अब इस पे आ जाओ, v2, ये m2 को हटा दो क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो m1 से m1 कट गया तो कितना आ गया 2u1। मतलब क्या हुआ कि जो पीछे से जो टक्कर मारेगी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जिससे टक्कर हुई है उसकी स्पीड जस्ट डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि आगे रखा है स्कूटर और ट्रेन से टक्कर हो रही है, तो क्या ट्रेन की स्पीड में कोई अंतर आएगा, नो, लेकिन स्कूटर जो है बहुत उससे जस्ट डबल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू 2u1। तीसरा और आखिरी उल्टा करना, m1 इज मच लेस देन m2, यानी कि जिससे टक्कर हो रही है वो बहुत हैवी बॉडी है, जो टकरा रही है वो बहुत हल्की बॉडी है, तो क्या हो जाएगा, फिर देखो
V1 इज इक्वल टू M2 M2 M1 M1 को हटा दो तो ये एफिशिएंट बटा कितना क्या हो जाएगा माइनस U1 ध्यान देना माइनस U1 आया है और V2 क्या हो जाएगा M1 को हटा दीजिएगा 0 ही हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसमें कि स्कूटर जाके ट्रेन से टकराया तो ट्रेन कहाँ जाएगी सोनित नेहा सब गया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या हो जाएगा कि ट्रेन की स्पीड तो ट्रेन रेस्ट में रहेगी लेकिन वो जिस स्पीड से टकराई थी उसी स्पीड से वापस लौट जाएगी। दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो ये थे इसके केसेस और भी इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं हम लोग कल करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है धीमे धीमे। ओके बच्चों, तो सी यू टुमारो। साइन ऑफ। Thank you, sir.